हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो बेटा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको ये लेक्चर जो है कंटिन्यू मिलेगा, रोज आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आप सीरियस हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप स्कोर करना चाहते हो अच्छे मार्क्स, तो बेटा रेगुलर बेसिस में वीडियो देखते रहिए, अपने नोट्स बनाइए और मेहनत करते रहिए साथ साथ। तो इन सब से भी ज्यादा जरूरी है स्माइल करना। जैसे मैं आपसे रोज कहता हूं कि खुश रहिए और बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। तो बेटा, जहां पर हम कल थे वहां से आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा। तो बेटा, हमने कल देखा था कि कोई भी अगर मेरे पास बॉडी है, लेट्स से बेटा ये मेरे पास है कोई बॉडी है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे पास एक बॉडी है। क्लियर हुआ बेटा? मैं चाहता हूं इस बॉडी को चार्ज करना, मैं चाहता हूं चार्ज करना बॉडी को। तो कल हमने देखा था कि अगर इस बॉडी को हमने चार्ज करना है तो जो बेसिक कॉज है, जो बेसिक चीज है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देंगे। अगर मुझे ये चार्ज करनी है ये बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दीजिए, बॉडी चार्ज हो जाएगी। या तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए आप, या बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो बेटा देखते हैं जरा, इस बॉडी में अगर बेटा मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस ई। एक अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो चार्ज प्लस ई आएगा। ये कल देखा था हमने, ठीक है? और जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप पहले कल का लेक्चर देखिए, उसके बाद यहां पे आइए, पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको टॉपिक समझ में आएगा। देखते हैं, अगर इस बॉडी से बेटा एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें जो चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस ई। ठीक है? अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो चार्ज आएगा इसमें दैट विल बी प्लस 2e। अगर ऐसे ही बेटा सीरीज में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो चार्ज आएगा प्लस 3e। क्लियर हुआ? हो गया ना? ऐसे ही अगर इस बॉडी से n नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे से चार्ज विल बी ne। देखिए बेटा, अगर 1 निकाल रहा हूं 1e, 2 निकाल रहा हूं 2e, 3 निकाल रहा हूं 3, 4 निकाल रहा हूं 4e, और ऐसे ही अगर मैं n निकालूं 1 2 3 4 5, तो चार्ज आएगा प्लस ne। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सर इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो चार्ज आ रहा है माइनस ई। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं चार्ज आएगा माइनस 2e। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो चार्ज माइनस 3e आएगा। क्लियर हो गया? इन जनरल मैं बात करूंगा चार्ज आएगा माइनस ne। सो बेटा किसी भी बॉडी में जो चार्ज आता है वो होता है प्लस माइनस ne, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, n टाइम्स ऑफ e। क्लियर हुआ? और आपको मैंने बताया है कि E इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन। बेटा E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। E क्या है? E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इतने चार्ज का पैकेट, इस चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के साथ इतना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है हमेशा। ठीक है? तो ये हमारे पास एक चार्ज का फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला आप कहिए इसको 12th की फिजिक्स का। ठीक है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में आएगा। मतलब बेटा या तो 1e आएगा, या तो 2e आएगा, या तो 3e आएगा। हाफ चार्ज नहीं आएगा, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं आएगा। क्लियर हुआ? 1/2 ना 3/2 ना 5/2 नहीं, कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में वैल्यूज आएंगी। सो इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज इन अ बॉडी इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्लियर? ठीक है बेटा। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, उसको हम जरा देखेंगे कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा? देखिए, हमेशा आपको पूछा जाता है कि आपको ये पूछा जाता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी में आपने 1 कूलम चार्ज देना है। समझ में आया? एक बॉडी है बेटा, उसमें आपने 1 कूलम चार्ज देना है। ठीक है भाई? बिल्कुल दे देंगे सर। ये बॉडी है, इसमें 1 कूलम चार्ज देना है। ठीक हो गया? तो बेटा 1 कूलम चार्ज, पहले यहां देखिए मैं पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज की बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव
कब आएगा बेटा चार्ज? जब हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। फाइंड, बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे इस बॉडी से ताकि इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज आ जाए। समझ में आया? आप ध्यान से सुनिए, आपको यह पता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कल हमने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया इसमें, क्लियर हुआ? तो बेटा 1 कूलम चार्ज बॉडी में लाना है, कितने इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करवाऊं? ठीक है, तो बेटा मैं सिंपल इस फॉर्मूले की हेल्प लेता हूं, Q इक्वल टू N इंटू E। मुझे इस बॉडी में चार्ज 1 कूलम लाना है, सो 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर करूं ये निकालने हैं, इसको मैंने N रखा। और यहां पर को जो E है बेटा वो मैंने आपको बताया है, A इज दिस चार्ज, इतने अमाउंट का चार्ज के पैकेट को हम E बोलेंगे। सो इट विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो बेटा N यहां से आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट विल बी 0.625 इंटू 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। 0.625 बिल्कुल सही है। यहां देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। देखिए इसके ये पॉइंट पे बजाइए बेटा, मैं बता रहा हूं ये पॉइंट पे बच जाइए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा देखिए 10 की पावर 19 इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इस बॉडी से निकाल लूं तब जाके इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज आएगा। क्लियर हो गया ना? 1 कूलम चार्ज इस बॉडी में लाने के लिए मुझे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज आएगा। दैट मींस 1 कूलम चार्ज काफी हैवी चार्ज होता है, काफी बड़ा चार्ज होता है। समझ में आया आपको? आ गया ना? तो कूलम जो यूनिट है चार्ज की, ये बड़ी यूनिट है, काफी हैवी यूनिट है चार्ज की। समझ में आ गया आपको? अगर आप बोलेंगे 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है। 1 कूलम चार्ज लाने के लिए इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। यहां पर को हमसे क्या बोला जाता है? आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे चार्ज की। लेट्स से यहां पर तो मैंने 1 लिया है, आपको कुछ वैल्यू दे देंगे चार्ज की, लेट्स से 10.312 कूलम। तो आपने क्या करना है? क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बेटा आपने Q की जगह वैल्यू रखनी है। अगर n की वैल्यू इंटीजर में आती है, देखो इंटीजर में है, अगर n की वैल्यू इंटीजर में आती है दैट मींस वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर में आनी चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेटा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करते हैं, और उस लॉ का नाम है बेटा कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो क्वेश्चंस करना है, ताकि न्यूमेरिकल फेस करने में कहीं पर भी परेशानी नहीं आए। और बेटा मेरा मानना यह है कि अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती रहेगी। समझ में आया? आपको अगर थ्योरी भी स्ट्रांग करनी तो आप न्यूमेरिकल कीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कीजिए, तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती रहेगी। तो बेटा यहां देखते हैं कूलम्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से कहूंगा आप ध्यान दीजिए यहां पर को, जो चीज नहीं आती आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप में आप लोग लिख सकते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, ग्रुप में बहुत बच्चे हैं, तो उनके तरह भी आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटा यहां पर देखते हैं जरा, मेरे पास एक चार्ज है दैट इज Q। एक चार्ज है बेटा Q1 चार्ज ले लेते हैं इसको। लेट्स से Q1 चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा R इनके बीच के डिस्टेंस है। तो हमको ये पता है कि भैया 2 अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे या 2 नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो हमेशा रिपेल करेंगे। अगर 2 डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे, मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा अट्रैक्शन वहां पे होगा। ये हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने पढ़ी हुई है।
क्लियर हुआ? तो बेटा इसी चीज को मैं यहां पर को लिख रहा हूं, जरा देखिए, मैं लिख रहा हूं Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन। बेटा देखिए, अगर इन दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, तो भैया ये जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए Q1 पॉजिटिव तो बोथ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, Q1 नेगेटिव Q2 नेगेटिव तो यहां पर भी ग्रेटर देन 0 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सबको पता है। क्लियर हुआ? अगर मैं आपसे कहता हूं Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस रिपल्शन हो रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है बेटा? रिपल्शन हो रहा है। अगर मैं आपको बोलता हूं Q1 Q2 लेस देन 0 है, तो बेटा इनमें से एक चार्ज डेफिनेटली 100% नेगेटिव होगा। कौन सा होगा हमें नहीं पता, बट एक चार्ज नेगेटिव होगा, और जहां पर को एक चार्ज नेगेटिव हुआ और एक चार्ज पॉजिटिव हुआ तो वहां पर को अट्रैक्शन होगा। तो इस केस में बेटा अट्रैक्शन होगा। जहां पर भी आपको ऐसा दिखता है तो आप सोच लीजिए यहां पर अट्रैक्शन होने वाला है। क्लियर? जहां पर को भी ये दिखता है सोच लीजिए बेटा रिपल्शन होने वाला है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो जरा हम यहां पर देखते हैं Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, साफ साफ मेंशन किया है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्शन होने वाला है। ये नहीं भी गिवन है तो भी कोई परेशानी नहीं है, यहां पर को दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर? ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर को, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इधर को। दैट मींस कि दोनों चार्जेस ऐसे रिपेल होंगे। ये चार्ज ऐसे हैं, ये इधर को रिपेल करेंगे। कैसे? जब इसमें इधर को फोर्स लगेगा और इसमें इधर को फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो ध्यान से सुनिए बेटा, इस फोर्स को मैं नाम लेता हूं F21। वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने वेक्टर सिंबल लगा दिया। 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1। क्लियर? देखिए यहां पर को सेम चीज, यहां पर को बेटा F1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2, ये चीज हो गया। किसी को परेशानी है इसमें? ठीक है, तो बेटा कूलम लॉ क्या कहता है जरा देखिए। सबसे पहले तो हम समझते हैं कूलम लॉ, थ्योरम क्यों नहीं। बेटा आज से ये याद रखिएगा, कहीं भी आपको लॉ नजर आए, आपको लॉ नजर आए तो उसका कोई भी प्रूव नहीं होगा। आप प्रूव नहीं कर सकते हो, लॉ कभी प्रूव नहीं कर सकते। हम खुद कूलम नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? समझ में आया? तो लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस होता है। हम लोग उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं लॉ को। लेकिन थ्योरम जब भी हम पढ़ेंगे, थ्योरम का हमारा प्रूव होगा, थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, लॉ को कभी भी प्रूव नहीं करते। लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस में हम लॉ देते हैं। तो बेटा कूलम का लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस से आया हुआ है। एक्सपेरिमेंट किया गया, तब हमको एक रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई किया। समझ में आया? तो सबसे पहले बेटा कूलम ने जब ये देखा कि दो चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो कूलम ने बोला कि जो फोर्स है, जो रिपल्शन का फोर्स है, या सिंपल कह सकते हैं बेटा जो इंटरैक्शन का फोर्स है, ये रिपल्शन के लिए भी वैलिड है, ये अट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। अगर मुझे पता नहीं है कि रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो एक सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरैक्शन। तो देखिए बेटा, अगर दोनों चार्ज इंटरैक्ट करेंगे तो इनमें जो फोर्स आएगा, इंटरैक्शन का फोर्स आएगा, कूलम ने ये फाइंड किया कि ये फोर्स जो होगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेज के प्रोडक्ट के। समझ में आया? इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट मुझे लेना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट होगा बेटा, उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। क्लियर हुआ? ये फाइंडिंग है कूलम की, जो हम अभी इंजॉय करेंगे। ये ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट रिड्यूस किया है। क्लियर हुआ बेटा? तो कूलम ने ये बोला कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। उसके बाद कूलम ने ये बताया कि भैया ये जो फोर्स होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा जितनी डिस्टेंस है इसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कूलम का फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी फोर्स दो चार्ज पे लगता है, और ध्यान से देखेंगे दोनों चार्ज रेस्ट में हैं। क्यों है रेस्ट में? स्टडी ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की कर रहे हैं, तो हमेशा दोनों जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट में होंगे बेटा। क्लियर? तो इस फोर्स को हम बोल सकते हैं कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
क्लियर हुआ? दोनों ही टर्मिनोलॉजी यूज की जाती हैं। तो बेटा कुलम ने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। दूसरी बात, जो भी फोर्स होगा बेटा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहां पर को देखता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों इक्वेशनों को मैं कंबाइन करता हूं तो एक इक्वेशन, एक रिजल्ट निकल के आ जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। बेटा ये निकल के आ जाता है, समझ में आया? ये रिजल्ट निकल के आ जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक हो गया? तो अब यहां देखिए, अब थ्योरी स्टार्ट होती है। अब यहां पर देखिए, तो कुलम ने जब स्टार्टिंग करी थी, यहां से जब स्टार्टिंग करी, ठीक है, तो उन्होंने बोला फोर्स जो होगा बेटा या तो वो चार्ज पे डिपेंड करेगा या डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया, आपको भी पता है बेटा, दो चार्ज यहां पर हैं तो कुछ फोर्स होगा, अगर मैं इनको दूर ले गया फोर्स कम हो जाएगा, और दूर ले गया और फोर्स कम हो जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, डेली लाइफ में हमें ये बहुत जगह देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स भी होगा। ये भी हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, हम जानते हैं। सो यहां से रिलेशन आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जरा देखिए। दो चार्जेस मेरे पास ऐसे रखे हुए हैं तो इनके बीच का मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम। देखिए, अगर मैं दो चार्जेस को बेटा सेम डिस्टेंस पे, सेम चार्जेस को एयर में रखता हूं तो फोर्स कुछ आएगा, कुछ भी आएगा। अगर मैं सेम चार्ज को, सेम सेटअप को वाटर के अंदर लेके जाता हूं तो आप जानते हैं कि फोर्स डेफिनेटली बदल जाएगा। अगर मैं इसी सेटअप को कंक्रीट के अंदर लेके जाता हूं तो आप कहेंगे कि सर फोर्स बदलेगा। अगर मैं इसी सेटअप को केरोसिन, पेट्रोल, माइका किसी भी मीडियम के अंदर लेके जाता हूं तो आपको पता है कि फोर्स में चेंज जरूर आएगा। तो कुलम ने ये सोचा और उन्होंने ये बोला कि जो हम प्रोपोर्शनलिटी के बाद कांस्टेंट लगाएंगे वो कांस्टेंट नहीं आएगा, वो जो कांस्टेंट आएगा वो पूरा कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं एक मीडियम का टर्म भी होगा। एक ऐसा टर्म जो मीडियम की प्रॉपर्टी को बताता हो, ऐसा टर्म जरूर आना चाहिए, नहीं तो ये पूरा एक्सप्रेशन गलत आ जाएगा। समझ में आया आपको? मैं दोबारा से आपको बताना चाह रहा हूं, जो दो चार्जेस में फोर्स आएगा वो बिल्कुल वो चार्ज पे डिपेंड करता है, बहुत बढ़िया, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो भी सही है, लेकिन मीडियम जो है, उन दो जो हमारे पास चार्जेस हैं उनके बीच का जो मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फोर्स में। सो ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद जो कांस्टेंट आएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, उस कांस्टेंट में एक टर्म आएगा जो टर्म मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, जो टर्म मीडियम के चेंज होने पर चेंज हो जाएगा। सो यहां पर को जो बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद जो टर्म आता है, उस टर्म को, वो टर्म आता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला जो टर्म है ये एक कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है बेटा एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे बेटा? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? ये जो टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। क्लियर हुआ? तो बेटा ये जो परमिटिविटी का टर्म है ये चेंज होते रहता है और ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की। क्लियर हुआ? और अगर दो चार्ज के बीच में जो स्पेस है दैट इज फ्री स्पेस, अगर वो फ्री स्पेस है तो जो हमारा एप्सिलॉन आएगा वो एप्सिलॉन नॉट आएगा, उसके नीचे हम जीरो लगाएंगे। ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच का जो मीडियम है वो एयर फ्री स्पेस है। अगर बेटा ये मीडियम चेंज हुआ तो कभी भी एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, वहां पर को हम एप्सिलॉन एम डिनोट कर देंगे, मतलब एप्सिलॉन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर हुआ?
ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो फोर्स लगाया, ये जो फोर्स निकाला, यहां पर को हमने एयर रखा था, तो बेटा एयर रखी थी हमने, तो यहां पर कोई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम बेटा यहां पर कोई मीडियम रखते हैं, मैं कोई एयर नहीं रखता, मैं मीडियम रखता हूं, मैं वाटर रखता हूं, मान लेते हैं बेटा, जो फोर्स आएगा देखिएगा ढंग से, 1/4 पाई एप्सिलॉन डब्ल्यू। एप्सिलॉन डब्ल्यू रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बेटा? परमिटिविटी ऑफ वाटर। सेम चीज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये चीज है फोर्स। जब दोनों चार्ज पार्टिकल वाटर में थे तो फोर्स इतना आएगा, दो चार्ज फ्री स्पेस में होंगे तो बेटा फोर्स ये आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर दो चार्ज पेट्रोल में होंगे, P लिख देना, अगर दो चार्ज किसी भी मीडियम में होंगे, आप यहां पर को उस मीडियम का परमिटिविटी लिख सकते हैं। और अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो बेटा हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा आई हुई है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली हुई है। क्लियर? तो अब यहां सुनेंगे इस वैल्यू का, ये वैल्यू तो हमने लिख दी, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा? देखिए जरा, यूनिट इसकी होनी चाहिए, इसकी यूनिट होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट? देखिए कूलम का स्क्वायर, देखिए कूलम का स्क्वायर, देखिए ये चीज यहां आ जाएगी, ये चीज नीचे, कूलम का स्क्वायर डिवाइड्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो इतनी होगी। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हुआ? एक और नाम देते हैं बेटा इसका, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर आपका फ्री स्पेस होगा तो आप इसे कह सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या आप बोलो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हुआ? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां देखिए बेटा 4 पाई, ये तो कांस्टेंट था ही पहले से, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मुझे मिल गई, लेकिन किसके लिए? एयर के लिए। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। जब दोनों चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में होंगे तो इस पूरे की वैल्यू, इस जो पूरा है, ये जो पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी? जरा देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं K से रिप्रेजेंट करता हूं बेटा। इसकी वैल्यू फॉर फ्री स्पेस 9 इंटू 10 की पावर 9 होगी। समझ में आया? 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद हम लोग इसकी यूनिट लिखेंगे बेटा। ध्यान से सुनिएगा, K की यूनिट, अगर ये K है तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, जो इसकी यूनिट होती है रिवर्स होती है इसकी यूनिट। समझ में आया आपको? तो अभी हमने सीखा कि दो चार्ज, सुनिएगा, दो चार्ज अगर एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो कूलम ने एक लॉ दिया बेटा। कूलम ने एक लॉ दिया, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। तो कूलम ने लॉ दिया, और कूलम के अकॉर्डिंग कि जो बेटा फोर्स होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पर को एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं तब, अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं, लेट्स से मैंने वाटर में रखा हुआ है, तो एप्सिलॉन W आएगा। आप जिस मीडियम में रखेंगे वहां की परमिटिविटी आएगी। और ये परमिटिविटी क्यों आई ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके बीच का मीडियम। अगर मीडियम की वैल्यू चेंज हुई, अगर मीडियम चेंज हुआ तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक बेसिक चीज है बेटा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, हमको पता है इसकी यूनिट ये है। इसकी डायमेंशन निकालिए आप, आपको ये होमवर्क है कि आप इसकी डायमेंशन निकालिए। आप कमेंट कीजिएगा डायमेंशन क्या आएगी इस एप्सिलॉन नॉट की।
क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है। ये चार्ज की डायमेंशन मैंने कल बताई है, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से पता है, आप लोग निकाल लेंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट बताया, उसके बाद के जो होगा वो कांस्टेंट होगा और के की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो के है सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए होगा। जब हमारे चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है तो ही हम इस के को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस के को यूज हाथ जोड़ के नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई परेशानी? ठीक है। तो बेटा एक बहुत छोटी सी मेरी बात है, आप ध्यान से सुन लीजिए, बहुत छोटी सी बात। कभी भी कूलम का लॉ जब भी आप लगाएंगे, कूलम का लॉ हमेशा बेटा पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगाना। अगर कहीं पर आपको पॉइंट चार्ज नहीं दिखता है, सर पॉइंट चार्ज कैसे नहीं दिखेगा? देखिए अगर कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, अगर एक वायर है उस वायर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है चार्ज, एक प्लेट है उस प्लेट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है चार्ज, तो हाथ जोड़ के कहता हूं कूलम्स का लॉ मत लगाइए, नहीं आएगा रिजल्ट। क्योंकि कूलम के लॉ में जो ये दोनों चार्जेस हैं बेटा, दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों के दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं। समझ में आया? वहां पर को हमारी अप्रोच चेंज हो जाएगी अगर हम फोर्स निकालेंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, तो वहां पर को हमें कूलम्स का लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं लगा पाएंगे। लिमिटेशन समझ लीजिए आप इसको। क्लियर हो गया? तो बेटा इसके बाद, इस फॉर्मूले के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने फोर्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और हम वही स्टार्ट करेंगे फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर को दो चार्ज के बीच में आपने फोर्स निकालना है। तो देखते हैं बेटा क्या बेसिक क्वेश्चन है वो। देखिए बेटा अगर आपको दो चार्ज दिए जाते हैं, ठीक है, लेट से ये है बेटा 2 कूलम का और ये है -3 कूलम का। बेटा दो चार्ज दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इस चार्ज में फोर्स निकालिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन तो है बहाना, आपको है कुछ सिखाना। मैं सिंपल आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सिर्फ बहाना है, आपने जो कंसेप्ट सीखना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखें, अगर बेटा मैं ये कहूंगा दिस इज चार्ज नंबर 1, इसको 1 दे देते हैं बेटा, इसको चार्ज नंबर 2 दे देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका फोर्स निकालूं, ये 2 न्यूटन वाला 2 कूलम वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाता है, तो बेटा ध्यान से देखते हैं, दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो बेटा ये वाला चार्ज इसको यहां को खींचेगा, और ये जो फोर्स आएगा बेटा 2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1 आएगा। ठीक है, और ये वाला चार्ज इसको यहां को खींचेगा, तो बेटा ये जो फोर्स आएगा F1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, बहुत ही चीजें क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, देखते रहिए। आप देखिए बेटा, सबसे पहले मैं F12 निकालता हूं, F12। तो बेटा देखिए मैं वेक्टर लगा रहा हूं उसमें, F12 लगा ले 1/4πε0, बेटा एयर पे रखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट में यूज कर रहा हूं, ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, बेटा Q1 और Q2 2 3 डिस्टेंस का स्क्वायर, लेट्स से r डिस्टेंस है, r का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं, बेटा, तो दोनों चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। मैंने डायरेक्शन पहले ही ले रखी है, देखिए F12 इधर को होगा, मैंने डायरेक्शन पहले ही ले रखी है, आपने नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं लेंगे नेगेटिव साइन क्योंकि हमने पहले ही डायरेक्शन ले रखी है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं बेटा, जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको चार्ज को वेक्टर क्वांटिटी के साथ लिखना हो, डायरेक्शन इसका मैग्नीट्यूड लिखिए बस, उसका साइन मत लिखिए। हाँ, अगर आप किसी भी चार्ज को स्केलर क्वांटिटी के साथ लिखते हैं तो वहां पर को साइन भी आएगा। क्लियर हो गया? तो देखते हैं बेटा, जो फोर्स आएगा बेटा, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, से दिस इज ओरिजिन,
तो बेटा जो फोर्स आएगा इसकी वैल्यू इतनी होगी और इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, देखिए F12 है बेटा, 12 इधर को है पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, ये एक्स एक्सेस मान लेते हैं, सो इसको मैं आई कैप से डिनोट कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर को वेक्टर लिखा है। अगर आप यहां पर को मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने यहां पर को दिखा रखा है, कोई परेशानी नहीं। तो बेटा देखिए ध्यान से, अब मैं F21 निकाल रहा हूं। F21 मतलब क्या, जो ये वाला इस चार्ज पे लगता है फोर्स, ये निकाल रहा हूं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया? इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगी, सो माइनस आई कैप में लगा देता हूं यहां पर को, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आपको एक चीज समझ में आ रही है, आपको क्या चीज समझ में आ रही है, जरा देखिए। जिस बात के लिए मैंने क्वेश्चन कराया वो बात जरा देखिए। देखिए बेटा F12 और F21 इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं ना बेटा, ये मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। देखिए जरा, देखिए मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। अगर आप 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। Q1 Q2 देखिए सब कुछ सेम है। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ अंदर कहां है, डायरेक्शन में। देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। क्लियर हुआ? तो यहां पर से क्या चीज समझने वाली है, इस क्वेश्चन में दो चीज हम समझे बेटा। क्या चीज समझे? पहली चीज, अगर आपको कहीं पर भी माइनस साइन मिलता है, चार्ज का नेगेटिव साइन मिलता है और आपने किसी वेक्टर क्वांटिटी को निकालना है, तो आप उसकी डायरेक्शन बनाइए और चार्ज का साइन मत लीजिए। समझ में आया? दूसरी चीज हमें क्या सीखने को मिली, दूसरी चीज ये सीखने को मिली बेटा, देखिए अगर मेरे पास एक Q1 एक ये Q चार्ज है, दूसरा ये Q चार्ज है, जितना ये Q इस Q में फोर्स लगाएगा उतना ही ये Q इस Q में भी फोर्स लगाएगा। याद रखिए। समझ में आया? ये न्यूटन का थर्ड लॉ है जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था। न्यूटन का थर्ड लॉ सेम वही है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 100,000 कूलम, एक चार्ज है बेटा 1000 कूलम का, दूसरा चार्ज है 1 कूलम का। अगर मैं पूछूं कि बच्चों बताओ कौन सा चार्ज किस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं सर 1000 वाला 1 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा सर। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। यहां पर को कौन सा लॉ फॉलो होता है, यहां पर को न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, और जितना ये इसमें फोर्स लगाएगा उतना ही ये इसमें फोर्स लगाएगा। निकाल के देख लीजिए। समझ में आया? लेकिन दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है? तो बेटा यहां पर को मैं क्या लिखता हूं, देखिए सिंपल F12, देखिए F12 जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही F21 होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तब मैं यहां पर को माइनस साइन लगा देता हूं। ठीक है? समझ में आया? तो आज से ये नहीं बोलेंगे 1000 वाला 1 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ना ना बिल्कुल ना। 1 वाला जितना 1000 पे लगाएगा, 1000 वाला उतना ही 1 वाले पे भी फोर्स लगाएगा बेटा। क्लियर हुआ? तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोगों को, कुछ बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को मैंने इससे जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने दे रखे हैं। अगर आप लोगों को भी न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कीजिए, और वहां पर को मैं आपको PDF शेयर करूंगा, और वही जो न्यूमेरिकल्स हैं वही हम लोग करवाएंगे यहां पे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।